स्टूडेंट्स, आज हम बीए पार्ट सेकंड प्रमुख राज्य व्यवस्थाएं में स्विट्जरलैंड के संविधान का अध्ययन करेंगे। इससे पहले हमने स्विट्जरलैंड के संविधान की विशेषताएं, वहाँ के नागरिकों को संविधान के द्वारा दिए गए मौलिक अधिकार और कर्तव्य आदि का हमने अध्ययन किया था। आज हम उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए स्विट्जरलैंड का प्रत्यक्ष लोकतंत्र इसको पढ़ेंगे। स्टूडेंट, जैसा कि आप सब जानते होंगे लोकतंत्र क्या है। लोकतंत्र, प्रजातंत्र, जनतंत्र अर्थात जनता का शासन। ऐसी शासन व्यवस्था जहाँ पे सारे अधिकार जनता को दिए गए हों, उस व्यवस्था को लोकतंत्र या जनतंत्र कहते हैं, जो कि हमारे भारत में भी है। तो हम स्विट्जरलैंड के बारे में पढ़ेंगे कि प्रत्यक्ष प्रजातंत्र स्विस शासन पद्धति की सबसे निराली विशेषता है। स्विट्जरलैंड को लोकतंत्र का घर कहा जाता है। कॉर्डिंग ने कहा है कि आधुनिक शासन प्रणालियों में स्विट्जरलैंड को प्राय सबसे अधिक लोकतंत्रीय समझा जाता है। मुनरो ने कहा है कि स्विस कैंटनों में बहुत बड़े काल से प्रत्यक्ष प्रजातंत्र की ये संस्थाएं किसी न किसी रूप में चालू रही हैं और स्विट्जरलैंड से ही लोकतंत्र के दीर्घ मार्गों द्वारा चलकर ये अन्य देशों में पहुंची है। ब्राइस ने इसके लिए कहा है कि लोकतंत्र के विद्यार्थी के लिए स्विट्जरलैंड की प्रणाली में इससे अधिक शिक्षा देने वाली अन्य कोई वस्तु नहीं है, क्योंकि प्रत्यक्ष प्रजातंत्र से मानव समुदाय की आत्मा का ज्ञान होता है। स्विट्जरलैंड को लोकतंत्र का घर कहा गया है। ये सबसे पुराना लोकतंत्र है, क्योंकि इसमें वे समुदाय हैं जिनमें लोकप्रिय शासन उस समय से चला आ रहा है जब विश्व के किसी भी अन्य भाग में लोकतंत्र का नाम नहीं था। अर्थात स्विट्जरलैंड में सबसे पुराना लोकतंत्र, इसको सबसे पुराना माना जाता है। इसने लोकतंत्री सिद्धांत का विकास किया है और यूरोप के किसी अन्य राज्य की अपेक्षा अधिक दृढ़ता से इसे लागू किया है। ब्राइस ने इसके बारे में कहा है कि विश्व में आधुनिक प्रजातंत्रों, जो कि सच्चे प्रजातंत्र हैं, अध्ययन की दृष्टि से स्विट्जरलैंड का सबसे ज़्यादा महत्व है। स्टूडेंट्स, इसमें एक छोटा वाला क्वेश्चन बनता है कि लोकतंत्र का घर किसको कहा जाता है, तो उसमें आपका आंसर आ जाएगा स्विट्जरलैंड को। प्रत्यक्ष लोकतंत्र, प्रत्यक्ष लोकतंत्र किसे कहते हैं? प्रजातंत्र की परिभाषा करते हुए लिंकन ने कहा है कि यह वह सरकार है जो जनता की हो, जनता के लिए हो और जनता के द्वारा चलाई जाए। अर्थात जनता का जनता के लिए, जनता के द्वारा किया गया शासन प्रजातंत्र या लोकतंत्र है। अमेरिका, जापान, फ्रांस, भारत और इंग्लैंड में प्रजातंत्र तो पाया जाता है, लेकिन वह अप्रत्यक्ष है। वहाँ पर जनता की सरकार है और जनता के लिए है, परंतु जनता के द्वारा चलाई नहीं जाती है। लेकिन स्विट्जरलैंड में क्या है? वहाँ पे प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र का अर्थ यह है कि राज्य व्यवस्था की नीतियों का निर्माण एवं उनके संचालन के सिद्धांत समस्त नागरिकों की सामूहिक बैठकों अथवा सम्मेलनों में निश्चित हो। इस कार्य के लिए प्रतिनिधियों के मध्यस्थ प्रतिनिधियों को इसके बीच में न लाया जाए, अर्थात मध्यस्थ न बनाया जाए। प्राचीन काल के यूनान और रोम के नगर राज्यों में यह प्रथा प्रचलित थी और वर्तमान युग में स्विट्जरलैंड के छोटे छोटे कैंटनों में यह व्यवस्था विद्यमान है। अमेरिका के कुछ राज्यों में, छोटे छोटे नगरों में भी, स्वायत्तशासी निकायों में भी कुछ ऐसे ही उदाहरण देखने को हमें मिलते हैं। स्विट्जरलैंड को प्रत्यक्ष लोकतंत्र का घर कहा जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ उसका व्यापक प्रयोग होता है। वहाँ जनता स्वयं कानूनों का निर्माण और नीतियों का निर्धारण करती है। कुबली ने इसके लिए कहा है कि स्विस नागरिक की स्थिति यह है कि वह स्वयं अपना स्वामी है और शासन उसके लिए केवल एक सेवक है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र प्रत्येक वयस्क नागरिक को राजनीतिक प्रशिक्षण और अनुभव प्रदान करता है और नागरिकों को राज्य की समस्याओं से प्रत्यक्ष रूप से अवगत कराता है। इसमें नागरिकों में उत्तरदायित्व की भावना बढ़ती है और वो प्रशासन की कला के प्रति चिंतन करने में सक्षम हो जाते हैं।
अर्थात स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष लोकतंत्र पाया जाता है, विद्यमान है। अब हम देखेंगे प्रत्यक्ष लोकतंत्र के, प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के उपकरण क्या क्या हैं। तो स्विट्जरलैंड में जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र अपनाया गया है उसके 3 उपकरण हैं। वो पहला है लोकसभाएं, जनमत संग्रह और दूसरा आरंभक। इसमें एक छोटा क्वेश्चन आपके बन जाता है कि स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के उपकरण क्या हैं, तो उसमें आपको ये तीनों लिखने होंगे, लोकसभाएं, जनमत संग्रह और आरंभक। लोकसभाएं या फिर प्रारंभिक सभाएं, तो ये क्या होती है? प्रारंभिक सभाओं से ये मतलब है कि निर्धारित समय पर देश के सभी वयस्क नागरिक एक स्थान पर एकत्र होकर कानून का निर्माण और नीतियों का निर्धारण करें। ठीक है, इस प्रक्रिया में नागरिक अपने प्रभुसत्ता का प्रत्यक्ष रूप से प्रयोग करते हैं और यह प्रजातंत्र का सबसे विशुद्ध प्राचीन रूप है। इसको क्या कहेंगे? प्रारंभिक सभाएं या तो फिर लोकसभाएं, जो कि प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के उपकरण में सबसे पहला है। प्रारंभिक सभाओं की व्यवस्था स्विट्जरलैंड के 4 अर्ध कैंटनों तथा एक पूर्ण कैंटन में प्रचलित है। इन लोकसभाओं को लैंडसीमाइन कहते हैं। ये लोकसभाएं जिन कैंटनों में है वहाँ कैंटनों के नागरिक इन सभाओं के सदस्य होते हैं। इन सभाओं की वार्षिक बैठक होती है जो सामान्यतः व्यवस्थापिका सभाओं की तरह ही कार्य करती है। तो स्टूडेंट्स, इस प्रकार जो पहला उपकरण है वो है लोकसभाएं। इसका दूसरा जो उपकरण है वो है जनमत संग्रह या फिर लोक निर्णय। लोक निर्णय जैसा कि अर्थ से ही प्रकट हो रहा है शब्द, लोक निर्णय यानी जनता का स्वयं का निर्णय। तो जनमत संग्रह का सामान्य अर्थ यह है कि विधानमंडल के द्वारा पारित अधिनियमों अथवा प्रस्तावित कानूनों पर जनता का मत लिया जाना, मतलब जनता का उसके ऊपर क्या विचार है, वो क्या अपनी राय रखते हैं। इस तरह जनमत संग्रह की विधि के माध्यम से जनता प्रत्यक्ष रूप से देश के संविधान एवं साधारण कानूनों पर अपना मत प्रकट करके शासन कार्य में भाग लेती है। यदि जनमत पक्ष में हो तो कानून पारित समझा जाता है और यदि विपक्ष में हो तो अस्वीकृत समझा जाता है। मतलब जनता के निर्णय की इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है कि यदि जनमत पक्ष में हो तो कानून को पारित समझा जाएगा और यदि विपक्ष में हो तो कानून को पारित नहीं समझा जाएगा या तो उसको अस्वीकृत माना जाएगा। इस प्रकार जनमत संग्रह एक ऐसी व्यवस्था है जिससे जनता के हाथों में व्यवस्थापिका के द्वारा निर्मित कानूनों पर निषेधाधिकार या वीटो करने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। जनता के हाथ में यह एक प्रकार का नकारात्मक अस्त्र है, लेकिन स्विट्जरलैंड के शासन व्यवस्था में प्रत्यक्ष प्रजातंत्र में यह ढाल का काम कर सकता है, जिसके द्वारा जनता अवांछनीय कानूनों को निरस्त कर सकती है। स्विट्जरलैंड में जनमत संग्रह का प्रयोग केंद्र व कैंटनों दोनों में होता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है इसका आरंभक या उपक्रम। आरंभक या उपक्रम वह साधन है जिसके द्वारा नागरिक स्वयं कानून को प्रस्तुत कर सकते हैं। इसका प्रयोग भी केंद्र व कैंटनों दोनों में होता है। ठीक है स्टूडेंट, तो हमें इसमें ये ध्यान रखनी है बात कि केंद्रीय स्तर पर कौन कौन वर्क करता है, कौन कौन सा उपकरण काम आता है, जनमत संग्रह और आरंभक। ठीक है, तो आरंभक या उपक्रम वह साधन है जिसके द्वारा नागरिक स्वयं कानूनों को प्रस्तुत कर सकते हैं। इसका प्रयोग भी केंद्र व कैंटनों दोनों में होता है। आरंभक वस्तुतः एक हथियार है जिसके द्वारा जनता अपनी इच्छा अथवा विचारों के अनुसार कानून निर्माण का मार्ग प्रशस्त करती है। यह नागरिकों को विधि निर्माण में सकारात्मक अधिकार प्रदान करता है। यह नागरिकों को विधि निर्माण में सकारात्मक अधिकार प्रदान करता है और इसके द्वारा व्यवस्थापिका की अनिच्छा के बावजूद भी जनता विधि निर्माण के संबंध में कार्रवाई कर सकती है। तो इस प्रकार हमने देखा प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के उपकरण कौन कौन से 3 उपकरण हैं, लोकसभाएं, जनमत संग्रह और आरंभक। केंद्र में कौन कौन से यूज होता है, केंद्र में होता है जनमत संग्रह और आरंभक। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे केंद्र में प्रत्यक्ष प्रजातंत्र।
तो ये जो हमने तीनों तरीके देखे हैं वो स्विट्ज़रलैंड में प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के माध्यम हैं। इन तीनों में से प्रथम अर्थात लोकसभाओं का प्रचलन केंद्रीय स्तर पर नहीं है, केवल जनमत संग्रह और आरंभक का प्रयोग केंद्रीय स्तर पर होता है। जनमत संग्रह या तो फिर लोक निर्णय। तो जनमत संग्रह से हमारा तात्पर्य व्यवस्थापिका के द्वारा पारित कानूनों को जनता के समक्ष उनकी स्वीकृति या अस्वीकृति के लिए रखना जनमत संग्रह है। ठीक है, इसमें आगे आप एक तो अनिवार्य जनमत संग्रह और एक होता है ऐच्छिक या वैकल्पिक जनमत संग्रह। अनिवार्य जनमत संग्रह क्या है? जब व्यवस्थापिका के द्वारा पारित प्रत्येक कानून अनिवार्यतः जनता की स्वीकृति के लिए रखा जाता है, क्योंकि ये क्या है, अनिवार्य जनमत संग्रह। तो इसमें व्यवस्थापिका के द्वारा पारित प्रत्येक कानून आवश्यक रूप से जनता की स्वीकृति के लिए रखा जाता है, तो यह अनिवार्य जनमत संग्रह कहलाता है। और इसके विपरीत ऐच्छिक जनमत संग्रह क्या है? ऐच्छिक जनमत संग्रह वह होता है जिसमें व्यवस्थापिका के द्वारा पारित कानून उसी अवस्था में जनता के समक्ष उसकी स्वीकृति के लिए रखा जाता है जब नागरिकों की एक निश्चित संख्या इस संबंध में प्रार्थना करती है। तो ये हो गया केंद्र में प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के जो दो विधियां हैं, वो है जनमत संग्रह या तो फिर लोक निर्णय, जिसको हमने दो भागों में बांटा है। पहला है अनिवार्य जनमत संग्रह और दूसरा है ऐच्छिक या वैकल्पिक जनमत संग्रह। इसके आगे वाले वीडियो में स्टूडेंट्स हम केंद्र में प्रत्यक्ष प्रजातंत्र को इसके आगे का पढ़ेंगे।